हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज हम हिस्ट्री का नया टॉपिक पढ़ेंगे जहां पे हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य बना है, सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद बना है वो बना है मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य इससे पहले हम जैसे कि जब हड़प्पा सभ्यता जो थी वो जब उसका पतन होता है तो वहाँ के लोग जो थे वो तांबे की धातु का प्रचलन वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में हो गया था। तांबे धातु का अधिक मात्रा में प्रचलन होने के बाद वो लोग यानी कि जब वहाँ पर पतन हुआ हड़प्पा सभ्यता का, बाढ़ के कारण हुआ, अकाल कई वो लोग बोलते हैं ना, तो वहाँ के जो कबीला यानी कि जो शिल्पी जो थे, जो तांबे का काम करने वाले थे, वो उस क्षेत्र से फैलकर अलग अलग जगह वो चले गए। जब वो अलग अलग जगह गए तो अपने साथ उन्होंने तांबे का प्रचलन भी वहां पर करने लगे। उसी हिसाब से वहां पर क्या हुआ, एक अलग अलग जो है वो संस्कृतियां बनने लगी थी। जहां पर हमने बात की थी ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में हमने कुछ प्रशासनिक इकाइयां पढ़ी थी। ऋग्वैदिक काल में हमने प्रशासनिक इकाइयों के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने सबसे छोटा देखा था कि सबसे छोटी इकाई थी कुल, कुल के ऊपर था ग्राम, ग्राम से ऊपर आता था यानी कि विश्व, विश्व से ऊपर आता था जन, और जन से बड़ा था राष्ट्र। ठीक है, जन से मिलकर क्या बनता था, राष्ट्र बनता था। इसी तरीके से जब अब ये चीज जो थी आगे फैला है ना, और उसने क्या किया कि एक अलग अलग तरीके से यहाँ पे लोगों के सोचने का तरीका बदल गया, मुखिया स्वरूप यहाँ पे आने लग गया, और जिसके पास जितने ज़्यादा धन धान्य भंडार जो थे या जितनी ज़्यादा उसके पास ज़मीनें थी वो उसमें उस वर्ग में क्या उस समय क्या था, वो उच्च वर्ग यानी कि कह सकते हैं कि बड़े आदमी के रूप में वहाँ पे जाने लगा। और फिर यहाँ से क्या हुआ कि एक भेदभाव जो कह सकते हैं कि जो एक कैटेगरी का जो आ गया, अमीरी गरीबी जो थी वो यहाँ से जो है वो शुरू हो जाती है। जनपद काल जब बढ़ता है आगे, यानी कि जनपद जो थे यानी कि राष्ट्र के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वहां पर आपके पास फिर वही कुल, ग्राम, विश्व, जन, और फिर यहाँ पे आपके पास एक चीज और बढ़ जाती है ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में आता है जनपद। ठीक है, जो अगर हम बात करें तो यानी कि जो कुल जो था सबसे छोटी इकाई थी, एक परिवार था, अलग अलग परिवारों से मिलकर एक गांव बनता था, जिसका जो शासक होता था वो ब्राह्मणी होता था। उन ग्रामों से मिलकर बनता था विश्व, जिसका संस्थापक होता था विश्वपति या शासक विश्वपति होता था। फिर आता था जन, और जन से मिलकर बना था जनपद। ये आपका उत्तर वैदिक काल में हो गया था। धीरे धीरे जब ये जो जनपद जो थे इन्होंने अपना फैलाव हुआ, बड़ी संख्या में अपना विस्तार किया, अलग अलग जगह फैल गई, और क्षेत्र के साथ साथ जब फैलाव होने लगा, अलग अलग क्षेत्र अलग अलग एरिया जो थे अपने राज्य में उनको मिला दिया, और अपना जो साम्राज्य का जो था वो विस्तार करने लगे। वही जो साम्राज्य का जो जिस जनपद ने किया वही जनपद जो है वो महाजनपद के नाम से जाना जाने लगा। आगे चलकर बुद्ध का जब हम आते हैं तो वहां पर देखिए क्या आता है, महाजनपद बन जाते हैं, जिसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से या जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र से। तो दोनों से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन जो मोस्टली जो मिलता है हमें यानी कि जो एग्जैक्ट जानकारी मिलती है वो मिलती है बौद्ध ग्रंथ यानी कि अंगुत्तर निकाय से निकलती है 16 महाजनपदों के बारे में, जिसमें से जो था हमने अलग अलग पढ़े, जहाँ पे हमने बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और राजस्थान में, और अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश एकमात्र जो पड़ता है वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश में, ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र जो। तो इस तरीके से हमने 18 जो है जो महाजनपदों के बारे में आपको बताया था। आप इससे पहले जो वीडियो है उसमें देख लीजिए, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जो था वो था मगध साम्राज्य, जिसके बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, मगध साम्राज्य। ठीक, तो मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो हमने पहले थोड़ा सा पीछे जो चीज हमने पढ़ी हुई है इस पर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जनपद क्या था, किस तरीके से उत्पत्ति हुई है। बाकी के वीडियो अगर आपको ये चीज़ें प्रॉपर से और दोबारा देखनी है तो आप वीडियो में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट खुले वहाँ पे आपके पास हिस्ट्री के क्रम वाइज वीडियो आपके पास है, तो उन वीडियोज पे आप देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मगध साम्राज्य जो था सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उत्थान कैसे हुआ था, इसका उत्पत्ति की बात करते हैं। मैंने एक तो बात बताई आपको कि क्या हुआ था, इसका विस्तार जो हुआ था, जनपदों का विस्तार हुआ था
विस्तार होने के साथ साथ जो थे ये बड़े होते गए और ये महाजनपद का रूप लेते गए। महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध साम्राज्य था। मतलब अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्राचीन भारत का जो सबसे शक्तिशाली राजवंश माना जाता है मगध साम्राज्य। सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जो था वो मगध साम्राज्य था और वर्तमान में बिहार और बंगाल वाला जो क्षेत्र आता था वो इसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग जो थे मगध साम्राज्य उत्थान या महाजनपदों के उत्थान की बात करें तो जैसे हमने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो राजा जो थे एकमात्र राजा हुआ करता था, वह नाम मात्र का था, है ना। वैसे युद्ध वगैरह वो जो करता था उसमें और कुछ ही कर वो लेता भी थे, वो एक स्वैच्छिक था बलि नामक। ठीक है, धीरे धीरे न उसके पास कोई सेना थी न वो किसी प्रकार की, तो लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आता है तो उसने लिए एक सेना गठित की। सेना जब गठित की तो अपने जो जितने भी मतलब जो भी प्रजा थे उस पर टैक्स लगाए, अलग अलग प्रकार की उसने टैक्स लगाए और फिर उसने अपनी एक सेना संगठित की। संगठित करने का मतलब ये हो गया कि वहां पर उसके अंदर महत्वाकांक्षा जगने लगी थी, यानी कि वो आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, एक महत्वाकांक्षी शासक बन गया, यानी कि उसकी लालसा बढ़ गई थी, है ना। लालसा क्या है, महत्वाकांक्षा बढ़ गई उसकी, अपने साम्राज्य के विस्तार की, अपनी सेना को बड़ा करने की। बड़े करने के लिए कहाँ से आएगा सैलरी, क्या करेगा, जनता पर टैक्स लगाएगा। ठीक है, तो वो टैक्स लगाना और यहाँ पे क्या हुई, महत्वाकांक्षी शासक जो था वो यहाँ पर जो था, जो मनुष्य जो हम उत्पत्ति पढ़ते हुए आ रहे हैं होमो सेपियंस युग से जो हम आगे पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल, ठीक है, तो वो प्राचीन जो इतिहास जो रहा है वो वहां से आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य जो था वो एक महत्वाकांक्षी जो था, एक शासक के रूप में बनकर उभरा। मुखिया स्वरूप हमने पहले पढ़ा था क्या था, तो यहाँ से राजा की उत्पत्ति यहाँ पे हो जाती है कि राजा जो यहाँ पे एक व्यक्ति को राजा चुना जा रहा है। ठीक है, अलग अलग यज्ञ होते थे। ठीक है, जैसे हमने राजसूय वाजपेयी जो यज्ञ हमने पढ़े थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी हमने पढ़े थे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो वो जब आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आके उसने अपना विस्तार, मतलब उसकी महत्वाकांक्षा यहाँ पे बढ़ने लगी थी, जिससे क्या हुआ कि जो ये जो साम्राज्य थे, यानी कि साम्राज्यवादी नीति जो है वो बनकर उभर कर आई थी। साम्राज्यवादी नीति मतलब साम्राज्य के बनाने की जो परंपरा जो थी वो यहाँ से उत्पन्न होने लगी। और इसने अपने साम्राज्य जो था वो कहाँ पर बनाया, नदियों और उपजाऊ भूमि के आसपास, जहाँ पर नदियाँ थी, उपजाऊ भूमियाँ थी, वहाँ पर इसने क्या किया, अपने जो है साम्राज्य की यहाँ पर उत्पत्ति या साम्राज्य की स्थापना करनी यहाँ पर शुरू की। और जो कि ताकि क्या होगा कि इसका जो प्रयोग, यानी कि जैसे नदियों का जो प्रयोग होता था वहाँ पे सिंचाई भूमि के लिए तो हो गया, और साथ ही आवागमन के लिए भी उसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये था कि जो ये जो मगध साम्राज्य जो है, ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पर जो था हाथी जो थे वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। हाथियों की अधिक मात्रा होने के कारण भी इस साम्राज्य का यहाँ पर उद्भव हुआ या उत्थान हुआ या ये साम्राज्य पनपा है। क्यों? क्योंकि हाथी जो थे वो युद्धों में भी काम लिए जाते थे, है ना। युद्धों में क्या करते, उनका काम लिया जाता था, उपयोग किए जाते थे। साथ ही ऐसा कह सकते कि यानी कि दूसरे यहाँ पे था कि हाथी का भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में हाथी पाए जाते थे। तीसरे यानी कि भंडार जो थे यहाँ पे, यानी कि संसाधनों के जो भंडार जो थे वो पर्याप्त मात्रा में थे। संसाधनों के जो भंडार जो थे वो भरपूर थे यहाँ पे, यानी कि मनुष्य के रहने के लिए जो फैसिलिटीज जो चाहिए होती थी, सीधी भाषा में अगर बात करें तो वो यहाँ पे उस समय की जो फैसिलिटीज थी वो फैसिलिटीज जो थी वो पर्याप्त मात्रा में थी। जैसे कि आजकल के टाइम पे अगर हम बात करें तो लोग क्या कर रहे हैं, शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, गाँव से लेकर पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां पर सुविधाएं उनको मिल रही है। अब सुविधाएं मिल रही है तो अपने गाँव को छोड़कर वहां पे आके, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, शहरीकरण ज्यादा होने लगे, वहां पे मकानों के रेट या जमीनों के रेट क्या बढ़ने लगी है। अब जिसके पास मान लीजिए किसी ने बहुत समय पहले अगर अच्छे खासी उसने जमीन ले ली है तो उसके लिए बहुत फायदा है। तो वही चीज यहाँ पे भी आपके पास लागू हो सकती है कि यहाँ पे पहली बात तो क्या हुआ था कि हाथी जो थे बहुत अधिक मात्रा में थे, जिनका प्रयोग उसने युद्धों के लिए किया। दूसरा यहाँ पर जो था भंडार जो थे, खनिज संसाधन, इनके संसाधनों का जो भंडार जो था वो बहुत अधिक मात्रा में थे। जैसे कि लोहा जो था वो ये मगध साम्राज्य क्षेत्र जो है या मगध क्षेत्र जो है, यानी कि जो बंगाल और बिहार वाला जो क्षेत्र जो था वहां पर लोहे की मात्रा जो है अधिक थी। वहां पे लोहा अधिक पाया गया, जिससे क्या हुआ वहां पर कृषि और हथियार बनने क्या होगी अधिक ज्यादा वहां पे उसका प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए भी कुछ 2-3 कारण हो सकते हैं जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर मगध साम्राज्य का उद्भव हुआ था। ठीक है, यहाँ मगध साम्राज्य किस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्थान हुआ था। मगध साम्राज्य के बारे में अगर हम बात करें, इसके बारे में इसके राजनीतिक की बात करें
तो मगध साम्राज्य था सबसे पहले जो बनकर उभरा था, यहाँ हमें जो मिलता है, यहाँ पर हमें एक नाम मिलता है बृहद्रथ का। सबसे पहले किसका नाम मिलता है हमें? बृहद्रथ का। ठीक है, बृहद्रथ का सबसे पहले नाम मिलता है, जो कि कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था। मगध पर सबसे प्राचीन वंश जो था, प्राचीन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? प्राचीन वंश का संस्थापक, प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? वो था बृहद्रथ। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले अगर बात करें, हम हर्यक वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। मोस्टली बुक्स में आपको हर्यक वंश ही मिलता है, लेकिन अगर लुसेंट आप पढ़ते हैं तो लुसेंट में भी आपको प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है कि सबसे प्राचीन जो वंश जो था, जो शासन किया जिसने मगध साम्राज्य पर, वो था बृहद्रथ वंश, और जिसका संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, इसका जो उत्तराधिकारी आया, यानी कि इसके बाद जो शासन करने वाला आया था वो था जरासंध। कौन था? जरासंध। दूसरा था जरासंध। ठीक है, दूसरा कौन था? जरासंध था। अब जो ये बृहद्रथ था, इसने अपनी राजधानी बनाई थी, इसकी राजधानी थी गिरिव्रज। राजधानी क्या थी? गिरिव्रज थी, गिरिव्रज। ठीक है, गिरिव्रज थी, जो कि इसके यानी कि दूसरा नाम क्या है इसका? राजगृह, इसका दूसरा नाम है। पहला नाम क्या है? गिरिव्रज है, और दूसरा नाम राजगृह है। ये राजधानी बनाई थी किसने? बृहद्रथ ने। ये राजधानी कब तक रही? जब तक उदयन बैठता है। उदयन ने दूसरी राजधानी बनाई थी मगध साम्राज्य की, तो दूसरी राजधानी बनाई वो बनाई पाटलिपुत्र। तो दो राजधानियां जो हुआ करती थी किसकी? मगध साम्राज्य की दो राजधानियां थी, एक थी आपकी गिरिव्रज या राजगृह, और दूसरी थी पाटलिपुत्र। बीच में हम जब कालाशोक के बारे में पढ़ेंगे तो उसने वैशाली भी वो लेके आया था अपनी राजधानी, लेकिन बाद में फिर से पाटलिपुत्र उदयन ने बना दी, जो कि परमानेंट उसके बाद तक मगध साम्राज्य की राजधानी बनी रही। ठीक है, मगध साम्राज्य में मुख्य तौर पर हमें जो होता है, एक तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर बृहद्रथ वंश। पहला हमने क्या पढ़ा? बृहद्रथ वंश। दूसरा हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है, वो मिलता है हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश में हम पढ़ेंगे सबसे पहले बिंबिसार के बारे में। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो यहाँ पे शासन करने वाला जो रहा है यहाँ पर, वो था जो अंतिम जो शासक बनता, नाग दशक में पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, और इसकी दूसरा, इसके बाद वंश आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद तीसरा वंश आता है नंद वंश, और नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद हमारा क्या आता है यहाँ पे आता है गुप्त वंश, सातवाहन वंश, कण्व वंश, शुंग वंश। ये सब हम आगे पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारे वंश जो हमें वो मगध साम्राज्य में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें, सबसे पहले जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा हर्यक वंश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला सबसे प्राचीन वंश कौन था? बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? वो था बृहद्रथ। ठीक है, इसका पुत्र या इसका उत्तराधिकारी जो रहा है वो रहा है जरासंध, और इसने अपनी राजधानी जो थी वो बनाई गिरिव्रज में। देखिए, मगध साम्राज्य की दो राजधानियां हुई हैं, एक तो राजगृह थी, यानी कि इसको गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है, या गिरिव्रज या राजगृह जो भी आप याद रखो, और दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। राजधानी के बारे में अगर बात करें, इसके बारे में आपको जब महात्मा बुद्ध की जो संगीतियां होती है, बौद्ध संगीतियां होती है, तो पहली बौद्ध संगीत राजगृह में ही हुई थी, अजातशत्रु ने करवाई थी। अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, किस वंश का था मैंने सारी चीज आपको पहले बताई थी इसमें। तो चलिए अब बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश में सबसे पहले बात करते हैं इसके संस्थापक के बारे में। हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन रहा है? बिंबिसार रहा है, और लगभग 544 बीसी से 412 बीसी तक इस वंश ने, यानी कि हर्यक वंश ने मगध पर शासन किया था। कब से? 544 बीसी से 412 बीसी तक हर्यक वंश ने शासन किया मगध साम्राज्य पर। हर्यक वंश का संस्थापक सबसे पहले कौन था? बिंबिसार था, जो कि 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था मगध की ये गद्दी पर जब बैठा, तो ये जो था, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो भारत का पहला राजा था,
पहला राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या किया इसने? बल दिया। ज्यादा से ज्यादा जोर उसने दिया प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए, अपने राज्य की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। तो इस सब के लिए ध्यान दिया उसने, किसने? बिंबिसार ने। हर्यकवंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, जिसने सबसे पहले जो था प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, यानी कि भारत का पहला ऐसा राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या दिया था? बल दिया था। ठीक है, क्लियर है? यह जो था यानी कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अगर हम बात करें तो ये 544 बीसी में क्या हुआ था? गद्दी पर बैठा था बिंबिसार। ठीक है, 544 बीसी में गद्दी पर बैठा था बिंबिसार जो था। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जब मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया है, जैन धर्म पढ़ाया है, तो वहां पे मैंने इन राजाओं के बारे में बताया था कि कौन सा राजा किस धर्म से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इसी समय में यानी कि इसी जो टाइम से पीरियड चल रहा मगध साम्राज्य का, इसी समय भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी आगमन होता है। पूरी तरीके से व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता है वो मगध साम्राज्य में मुख्य तौर पर माना जाता है। तो बिंबिसार जो था मगध साम्राज्य या बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पहली बार हर्यकवंश 544 बीसी से 412 बीसी तक इसने मगध पर शासन किया। सबसे प्रथम बात करेंगे इसके संस्थापक की, तो इसका संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार 544 ईस्वी में या ईसा पूर्व, यानी कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा था, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और यह पहला राजा था जिसने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नामों की बात करें तो मत्स्य पुराण में अगर इसका नाम मिलता है, अलग अलग नाम मिलते हैं, यानी कि जो जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण में इसकी जानकारी मिलती है बिंबिसार में की। ठीक है, तो जैन साहित्यों में भी मिलती है। तो इसको वहां पर क्षत्रोजस कहा गया है। क्या कहा गया है? क्षत्रोजस। मत्स्य पुराण में क्षत्रोजस कहा गया है, जबकि इसको बौद्ध ग्रंथों में जैन ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया है। जैन ग्रंथों में इसको कहा गया है श्रेणिक कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? बिंबिसार को क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा। एक तो बिंबिसार आएगा, एक बिंदुसार आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। बिंबिसार आपका हर्यकवंश का संस्थापक, और बिंदुसार जब आएगा जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बैठता है, फिर उसके बाद अशोक आएगा। ठीक है, तो वहां पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का राजा था, और बिंबिसार जो है वो हर्यकवंश का राजा था। ठीक है, तो जैन ग्रंथों की अगर बात करें तो जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है, वहीं मत्स्य पुराण के अनुसार बिंबिसार का नाम मिलता है क्षत्रोजस मिलता है। ठीक है, तो ये जो था यानी कि इसने अपने, अब देखो, इसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिस कारण से इसको साम्राज्यवादी शासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साम्राज्यवादी शासक भी कहा जाता है। यानी कि पहला शासक जो था जो साम्राज्यवादी शासक रहा है। ठीक है, प्रथम साम्राज्यवादी शासक जो था वो कौन था? वो था बिंबिसार। क्यों साम्राज्यवादी शासक क्यों था? इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और विस्तार करने की नीति क्या थी इसकी? इसने किया विवाह करके। इसने अपने वैवाहिक संबंधों से इसने क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक संबंधों से कैसे? इसकी 3 रानियां थी, जिनके नाम जो मिलते हैं, 3 रानियां थी। ठीक है, तो 3 रानियों की अगर हम बात करें यहाँ पर अपने साम्राज्य के विस्तार जो क्या था, तो सबसे पहले जो थी वो थी महाकौशला। 3 रानियों में महाकौशला जो थी वो प्रसेनजित की बहन थी। ठीक है, किसी बहन थी? प्रसेनजित की बहन थी, और प्रसेनजित थे कौशल के राजा। ठीक है, कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन महाकौशला से इन्होंने शादी की थी, जिन्होंने इनको काशी जो था वो दहेज में दे दिया था। ठीक है, दूसरी इनकी जो रानी रही है, यानी कि बिंबिसार की जो दूसरी रानी जो थी वो वैशाली के चेटक की बहन चेलन्ना। वैशाली के चेटक की बहन चेलन्ना जो थी वो इनकी दूसरी रानी थी, और तीसरी रानी जो थी इनकी वो थी मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा। ठीक है, मध्य देश की राजकुमारी कौन थी? क्षेमा। तो 3 इनकी राजधानियां थी। एक तो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन
प्रसेनजित की बहन जो थी इनकी रानी थी महाकौशला। दूसरी थी चेलन्ना। चेलन्ना जो है वो वैशाली के चेटक की पुत्री, वैशाली नरेश चेटक की पुत्री थी, ठीक है। और तीसरी जो थी वो थी शेमा, और शेमा जो है वो है मध्य प्रदेश यानी कि जो पंजाब में प्रेजेंट यहाँ पर पड़ता है, पंजाब की राजकुमारी थी, यानी कि मध्य प्रदेश की राजकुमारी, मध्य प्रदेश की राजकुमारी। तो इन तीनों से विवाह कर बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसलिए उसको साम्राज्यवादी शासक कहा जाता है, ठीक है। साम्राज्य को उसने विस्तार किया था, साम्राज्यवादी शासक कहा जाता है क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और साम्राज्य के विस्तार के लिए इसने सबसे बढ़िया नीति क्या अपनाई, इसने शादी कर दी विवाह से, वैवाहिक संबंधों से। अब एक नहीं तीन तीन रानियां रख ली। अब महाकौशल ने शादी की तो प्रसेनजित के साथ उसका व्यवहार बढ़ गया, वहां उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चेलन्ना से वैशाली पहुंच गया। क्षेमा के साथ मध्य प्रदेश यानी कि आधुनिक जो पंजाब जो है पंजाब जो पड़ता है प्रेजेंट टाइम पर, वहां की जो राजकुमारी जो थी क्षेमा से उन्होंने शादी कर दी, किसने, बिंबिसार ने। और इस तरीके से अपने क्या किया इसने, वैवाहिक संबंधों से अपने साम्राज्य का इसने विस्तार किया था, ठीक है। फिर इसके बाद इसने एक महाजनपद आता है अंग। तो अंग की राजधानी कहाँ थी, अंग की राजधानी कहाँ थी, अगर आपने पहले वीडियो लेक्चर पहले देखा होगा, मैंने 16 महाजनपदों के बारे में बताया था। तो अंग की राजधानी थी चंपा। कहाँ थी, चंपा थी। तो इसने क्या किया, अंग को जीता, यानी कि अंग जो महाजनपद था उसको जीता, और अपने पुत्र बिंबिसार को, अजातशत्रु को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया, गवर्नर बना दिया, राज्य उसके अंडर दे दिया, और वहां का शासन चलाने के लिए कह दिया कि भाई तुम यहाँ का शासन चलाओ। अंग राज्य को, अंग प्रदेश या महाजनपद जो था, अंग की राजधानी का थी चंपा, तो अंग को जीता था, और वहां से अंग जीता किसने, बिंबिसार ने, और वहां पर बना दिया अजातशत्रु को गवर्नर, और कहा कि तुम यहाँ का शासन चलाओ, ठीक है। बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो बौद्ध धर्म चाहे महात्मा बुद्ध जो थे इसी के समय काल में थे। तो इसने क्या किया कि अपना एक राजवैद्य जो था, राजवैद्य जो था जीवक, राजवैद्य अपने जीवक नामक एक राजवैद्य को इसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था, ठीक है। अपने राजवैद्य जो थे महात्मा बुद्ध ज्ञान की राजवैद्य जीवक जो था, इन्होंने इसको अपने जो जीवक राजवैद्य जो था उसे महात्मा बुद्ध की सेवा में भेज दिया था, ठीक है। और साथ ही जब अवंती के जो राजा जो थे तो उनको भी जब रोग लग जाता है, ठीक है, तो जब रोग से ग्रसित की बीमारी से ग्रसित जो थे अवंती के राजा प्रद्योत का कुछ नाम ऐसा है, ठीक है, तो उनकी सेवा में भी इन्होंने जीवक को भेजा था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि बिंबिसार की हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई। अब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, ठीक है। अजातशत्रु था इसका पुत्र, किसका, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का उत्तराधिकारी था जिसने गद्दी के लिए यानी कि मगध की गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। और कब की थी 493 ईसा पूर्व। कब की थी 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। कैसे बैठा, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके, ठीक है। तो पहला हमने यहाँ पे क्या चीज पढ़ा, बिंबिसार के बारे में पढ़ा। तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था, जो कि 544 बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 बीसी में क्या हुआ है, गद्दी पर बैठा। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसके बारे में ये भी जानकारी मिलती है, कैसी मिलती है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी कि महात्मा बुद्ध के बीमार होने की सिचुएशन में, या कह सकते कि जब महात्मा बुद्ध की पास उन्होंने क्या अपने जो राजवैद्य था जीवक को उनके शरण में या उनकी सेवा में उनको भेज दिया था, ठीक है। मत्स्य पुराण में इसका नाम मिलता है छत्रोदश, और जैन ग्रंथों में इसका नाम मिलता है श्रेणिक। इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया और भारत का पहला राजा बना जिसने कि अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, और साथ ही इसने अपने वैवाहिक संबंधों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिस कारण से ये पहला साम्राज्यवादी शासक के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अपने साम्राज्य का विस्तार किससे किया, वैवाहिक संबंधों से किया। वैवाहिक संबंधों से उसने 3 विवाह किए, 3 रानियां उसकी थी, महाकौशला, चेलन्ना, क्षेमा। महाकौशला जो थी वो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी।
प्रसेनजित की बहन थी और चेलना जो थे वो वैशाली की चेटक की पुत्री थी। ठीक है, वैशाली की चेटक की पुत्री थी, जबकि क्षेमा जो है वो मध्य देश यानी कि आधुनिक पंजाब की जो है वो राजकुमारी हुआ करती थी। ठीक है, इसने अंग जो था महाजनपद अंग जो है जिसकी राजधानी चंपा है उसे जीता और वहां पर अजातशत्रु अपने पुत्र अजातशत्रु को क्या किया, वहां का गवर्नर बना दिया। लेकिन 493 ईसा पूर्व में इसी के पुत्र यानी कि अजातशत्रु के पुत्र बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और अपनी गद्दी पर उसने यहाँ पर कब्जा कर लिया। कब? 493 ईसा पूर्व में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अजातशत्रु के बारे में। तो इसको हटा देते हैं फिलहाल और यहाँ पे हम लिखते हैं अजातशत्रु के बारे में। दूसरा यहाँ पे आता है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो था वो अपने पिता की हत्या करके यानी 493 ईसा पूर्व में इसने अपने पिता की हत्या की और इसने क्या किया, गद्दी पर के बैठ गया। ठीक है, अजातशत्रु के अनेक नाम हैं, जैसे कि इसका पहला नाम मिलता है कुणिक। इसको कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु को कुणिक इसका उपनाम है। ठीक है, यानी कि उपनाम कैसा, कुणिक है। और देखो जहां बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था वहां अजातशत्रु क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था। अपने बाप के विपरीत जगह से थे। अजातशत्रु जो था यानी कि बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अजातशत्रु क्या बन गया, जैन धर्म का अनुयायी बन गया। ठीक है, तो जैन धर्म का अनुयायी बना, इसको कुणिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसने क्या किया कि काशी जो था जिसकी राजधानी कहाँ थी, वाराणसी, है ना। काशी भी आपको महाजनपद रहा है और उसकी राजधानी थी वाराणसी। ठीक है, तो काशी के का जो क्षेत्र जो इसने काशी को क्या किया, अपने साम्राज्य मगध में मिला दिया। इसको जीता और मगध में मिला दिया। काशी को मगध में मिलाया, किसने मिलाया, ये मिलाया अजातशत्रु ने। ठीक है, फिर इसने दूसरा यानी कि वज्र संघ, वज्जी और वैशाली, वज्र संघ और वैशाली, वज्जी और वैशाली, इन दोनों को भी इसने क्या कर दिया, मगध में मिला दिया। 16 महाजनपदों का विलय होता है इसी तरीके से। ठीक है, मगध साम्राज्य शक्तिशाली बनकर उभरता है, तो इसीलिए शक्तिशाली बनता है वो, क्योंकि उसने अनेक जो छोटे छोटे जो और भी महाजनपद उनको भी अपने जीत कर, अंग मिल गया, काशी मिल गया, वज्जी मिल गया, वैशाली मिल गई, 4 तो मिल गई यहाँ पे, 5वां खुद क्या था, मगध साम्राज्य था। ठीक है, तो इसी तरीके से अजातशत्रु ने क्या किया कि अपने मंत्री जो थे, अपने मंत्री को उसने क्या किया, जो वस्यकार, उसका मंत्री जो था वो था वस्यकार। वस्यकार को उसने क्या किया कि जो ये राजे जो थे इनमें क्या कि फूट डलवा दी, फूट डलवाने के लिए भेजे कि तुम आपस में लड़ते रहो, दो क्या कहते हैं वो जो बिल्लियां होती है बीच में लड़ती रहती है और तीसरा जो तो फायदा उठा लेती है। इसने वही किया, तो इसने क्या किया कि दोनों को लड़वाया, है ना, या सीधी सी बात है, राज्यों में फूट डाली आपस में और फिर उसका फायदा को उठाकर और अपने साम्राज्य में इसको मिला दिया। तो इस काम में उसने अपने मंत्री वस्यकार की उसने मदद ली थी, जहां पर उसने वज्जी अपने उसको भेजा और वैशाली को क्या करते, वज्जी भेजा और वज्जी और वैशाली के बीच क्या करवा दी, दोनों के बीच से फूट डलवा दी और फिर क्या करते उनको अपने राज्य में मिला दिया। ठीक है, अब इसमें जो क्या थी, यानी कि जो अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति करवाई थी। पहली बौद्ध संगीति किसने करवाई थी, अजातशत्रु ने करवाई थी। कब करवाई थी भाई, ये करवाई थी 483 ईसा पूर्व। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ हो तो ये आपको याद आ गया होगा। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और कहां पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। कहां पर, राजगृह, याजगृह आए या फिर गृहरज आए, दोनों कोई भी आपके पास ऑप्शन आता है तो दोनों आपके सही की एक ही नाम है दोनों के। ठीक है, राजगृह वैशाली, जो राजगृह गृहरज में अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति कराई थी। ठीक है, जो कि करवाई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में। कहां पर करवाई थी, किसकी अध्यक्षता, महाकश्यप की अध्यक्षता में। और अजातशत्रु कराता है कौन से वंश का था, तो हर्यक वंश का था। ठीक है, ठीक जिस प्रकार से इसने अपने पिता की हत्या की उसी प्रकार से अजातशत्रु के पुत्र ने इसकी हत्या कर दी 461 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसकी हत्या कर दी, यानी कि अजातशत्रु की हत्या किसने की, अजातशत्रु की हत्या की उसके पुत्र उदयन ने। किसने की,
उदयन ने इसकी हत्या कर दी 461 ईसा पूर्व, और फिर क्या कर दिया इसने, गद्दी हत्या ली। तो एक क्वेश्चन ये आया था कि मगध साम्राज्य का ऐसा कौन सा राजा है जिसकी मृत्यु उसी प्रकार से हुई जिस प्रकार की उसने अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, तो अजातशत्रु, क्योंकि उसने पहले अपने पिता को मारा और फिर से पुत्र ने उसको मारा। ठीक है, तो उदयन जो है इसके बाद शासक बनता है किसका, हर्यक वंश का। ठीक है, और ये बैठता है गद्दी पर 461 ईसा पूर्व में। उदयन जो है 461 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर 461 ईसा पूर्व में क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। और ये जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, ये अपने पिता की तरह जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। इसी ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई है। क्या होता है, इसने अपनी राजधानी क्या बनाई, पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाई थी। और पाटलिपुत्र जो है वो बसता है गंगा और सोन नदी के तट पर। गंगा और सोन नदी के तट पर जो है वो पाटलिपुत्र है। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो ये पड़ता है आपका बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी पटना, पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। ठीक है, तो उदयन ने क्या किया था, 461 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार अजातशत्रु की हत्या कर खुद गद्दी क्या करते उसने हत्या ली। वो हर्यक वंश की गद्दी पर बैठ गया, मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया, जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जो कि गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक रहा है, हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था, अंतिम शासक था हर्यक वंश का, वो था नागदशक। कौन था, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था भाई, वो था नागदशक। नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या जो थी, नागदशक की हत्या इसकी अमात्य ने कर दी। अमात्य ने इसकी, अमात्य था इसका शिशुनाग। कौन था, शिशुनाग। इसने इसकी यानी कि जो 412 ईसा पूर्व में, 412 ईसा पूर्व में इसके यानी कि नागदशक के अमात्य शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का शासन शुरू कर दिया। ठीक है, क्या होता है, शिशुनाग वंश के यहाँ पर शासन यहाँ पर शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं बृहद्रथ वंश के बारे में, जो कि प्राचीन भारत पर शासन करने वाला पहला वंश था, जिसका यानी कि बिंबिसार जो बृहद्रथ जो था वो संस्थापक था बृहद्रथ वंश का। और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी था जरासंध। और बृहद्रथ ने अपनी राजधानी बनाई थी राजगृह पाटलिपुत्र, राजगृह जो थी या गृहराज। ठीक है, उसके बाद जो शासन करने वाला वंश आता हुआ आता है हर्यक वंश, जिसके 544 से 412 ईस्वी तक शासन किया, जिसके प्रमुख शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश और नंद वंश का नाम भी पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा मौर्य साम्राज्य शुरू होगा, हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे दो और वंशों के बारे में, जो कि आपका हो जाएगा शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा रहा है, यहाँ पे हमने बात की शिशुनाग वंश की, और शिशुनाग वंश की यहाँ पर स्थापना करता है शिशुनाग। और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे की थी, वो की थी उसने यानी कि हर्यक वंश के अंतिम संस्थापक, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके। तो इसके बाद हमारे पास आता है, यहाँ पर आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश की हत्या करी थी शिशुनाग ने, शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, सॉरी शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने, जो कि उसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके यहाँ पर उसने यानी कि मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश ने लगभग 412 ईसा पूर्व से लेकर, यहीं पे हमने लिखा था, ये 412 ईसा पूर्व में इसने नागदशक को मारकर यहाँ पे स्थापना की, और 344 ईसा पूर्व तक इसने यहाँ पर शासन किया था। 344 ईसा पूर्व तक यहाँ पर इसने शासन किया, लगभग है। ठीक है, 344 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया, जिसका जो राजा जो था ये था शिशुनाग। जो संस्थापक क्या था, संस्थापक तो हमने अभी पढ़ा, संस्थापक कौन था, संस्थापक था शिशुनाग। शिशुनाग इसका संस्थापक था। और शिशुनाग ने क्या किया था, देखिए जब अजातशत्रु था पहले तो बिंबिसार ने अंगराज्य को जीतकर क्या किया, उसको मगध साम्राज्य में मिलाया। फिर इसके बाद अजातशत्रु ने काशी, वज्जी, वैशाली को उसमें क्या किया, मगध साम्राज्य में मिलाया। इसी प्रकार से शिशुनाग ने अपने यानी कि अवंती और वत्स जो थे, अवंती और वत्स, शिशुनाग ने क्या किया, अवंती
और वत्स, अवंती और वत्स दो महाजनपदों को मगध साम्राज्य में मिला दिया। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, जिसने अवंती और वत्स को मगध साम्राज्य में मिला दिया। ठीक है, मगध साम्राज्य में मिला दिया। और शिशुनाग वंश की जो शिशुनाग ने, अब देखो उदयन ने जो राजधानी जो कहाँ बनाई थी, पाटलिपुत्र बनाई थी। पहले जब हमने पढ़ा था, यानी कि जब हमने बृहद्रथ वंश पढ़ा था, बृहद्रथ ने क्या किया था, अपनी राजधानी उसने कहाँ बनाई थी, बृहद्रथ ने बनाई थी राजधानी गिरिव्रज। ठीक है, जो पहली राजधानी थी मगध साम्राज्य की, वहां पर थी गिरिव्रज या राजगृह। उसके बाद राजधानी बनाई, किसने बनाई राजधानी, उसके बाद राजधानी जो उदयन था वो कहाँ लेके आया था, पाटलिपुत्र लेके आया था। फिर यहाँ पे चेंज हुआ, यानी कि शिशुनाग वंश ने, शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई। शिशुनाग वंश ने या शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाया, इसने अपनी राजधानी बनाई थी वैशाली। वैशाली को अपनी राजधानी इसने बना दिया। किसने, शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बना दिया, यानी कि पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया अपनी राजधानी, वो वैशाली ले गया। ठीक है, शिशुनाग के बाद उसका पुत्र जो है, यानी कि उसका उत्तराधिकारी जो है, कालाशोक गद्दी पर बैठता है। शिशुनाग के बाद कौन बैठता है, कालाशोक बैठता है। शिशुनाग के बाद कालाशोक गद्दी पर बैठता है, और इसने पुनः जो थी अपनी राजधानी जो थी वो फिर से कहाँ लेके आया, पाटलिपुत्र लेके आ गया था। फिर से अपनी राजधानी कहाँ लेके आ गया था, पाटलिपुत्र। उसको क्या किया था, इसने राजधानी को ये लेके आ गया था। ठीक है, जिसकी जानकारी जो हमें वो मिलती है, हमें देखो कालाशोक जो है, इसका नाम मिलता है हमें काकवर्ण। कालाशोक का नाम जो है वो काकवर्ण मिलता है, जो कि पुराणों में मिलता है और दिव्यावतार में मिलता है। दिव्यावतार या पुराणों से हमें कालाशोक की राजधानी, कालाशोक जो का जो नाम है वो काकवर्ण मिलता है। ठीक है, और इसी के शासनकाल में कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, और दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, पहले हुई थी 483 ईसा पूर्व, दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व। पहले हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी हुई है किसके शासनकाल में, दूसरी हुई है कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, दोनों की बात समझ में आई। पहली हुई थी राजगृह में, कहाँ पर हुई थी, पहले राजगृह में हुई थी, और दूसरी देखो दूसरी कहाँ पर हुई थी, कालाशोक कहाँ ले गया था, पाटलिपुत्र। लेकिन उससे पहले वैशाली थी, तो कालाशोक ने वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति करवाई थी। पहली बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, और दूसरी बौद्ध संगीति थी सभागामी की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो आज कालाशोक ने क्या किया, उसने दूसरी बौद्ध संगीति करवाई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर करवाई उसने, ये करवाई थी वैशाली में। कहाँ पर गए थे, वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होगी, जो अशोक के शासनकाल में होती है, वो हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में। वैसे तो मैंने चीजें पहले आपको बौद्ध धर्म में पढ़ा दी है। ठीक है, कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है, जो कि पुराण और दिव्यावतार में मिलता है। ठीक है, और दूसरा जो संस्थापक रहा इसका वो रहा है, दूसरे नंबर पे बौद्ध संगीत यहाँ पे करवाई था। और इसके बाद बनता है, यानी कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक आता है वो बनता है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। शिशुनाग का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था। कौन था, नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बारे में ये वो नंदीवर्धन नहीं है, क्योंकि महावीर जैन के बड़े भाई का नाम भी नंदीवर्धन था, जिनसे उन्होंने अपने संन्यास की उन्होंने क्या की थी, अनुमति ली थी, है ना। जैन धर्म की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाम याद आ गया आपके पास। तो ये आपका था शिशुनाग वंश के बारे में। ठीक है, पहला हमने पढ़ा हर्यक वंश के बारे में, जहां पर हमने देखा उसका पहला शासक जो रहा है वो बिंबिसार रहा है। बिंबिसार के बाद आता है अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद आता है उदयन, और उदयन के बाद आता है नागदशक। नागदशक के अंतिम, यानी कि नागदशक जो है वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या उसके अमात्य यानी कि शिशुनाग ने कर दी थी, और फिर उसके वहां पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी 412 ईसा पूर्व में। इसके बाद यानी कि शिशुनाग के बाद कालाशोक उसका उत्तराधिकारी बैठता है, और कालाशोक के बाद जो बनता है वो है नंदीवर्धन। ठीक है, और नंदीवर्धन जो है वो इसका अंतिम शासक यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अब नंदीवर्धन जो है या इसके बाद जो था शिशुनाग वंश के बाद नया वंश यहाँ पर उद्भव होता है, वो है आपके पास नंद वंश। क्या था, नंद वंश।
नंद वंश के बारे में जो जानकारी जो है वो हमें मिलती है पुराणों से मिलती है। ठीक है, तो पुराणों से इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ के जो शासक रहे हैं, पुराणों से पता चलता है कि नंद वंश के जो शासक रहे हैं वो शूद्र थे। क्या थे? शूद्र थे। तो नंद वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? शूद्र थे। और इसको भी जैन धर्म, इसने क्या किया, नंद वंश ने क्या किया था कि जैन धर्म को संरक्षण दिया था। यानी कि जैन धर्म के इसके मोस्टली जो थे वो क्या थे? जैन धर्म को मानने वाले थे। क्या थे? जैन धर्म को मानने वाले थे नंद वंश के शासक। ठीक है, और 344 हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए इस चीज को। पहला हमने पढ़ा था हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश जो था 544 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। शिशुनाग वंश की बात आता है 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। और नंद वंश जो है वो 344 बीसी में क्या होता है कि महापद्मनंद जो है इसका संस्थापक जो है वो गद्दी पर बैठता है मगध की। ठीक है, और इनका शासन चलता है 322 तक। 322 344 322 लगभग 22 साल इन्होंने शासन किया था। क्योंकि यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस यानी कि नंद वंश के अंतिम शासक धननंद को पराजित कर यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना करेंगे, हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इसके संस्थापक के बारे में। तो इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था महापद्मनंद। ठीक है, कौन था? महापद्मनंद। महापद्मनंद जो था वो नंद वंश का संस्थापक था, महापद्मनंद। ठीक है, और इसका जो अंतिम शासक जो था वो था धननंद। ठीक है, अंतिम शासक कौन था इसका? धननंद। इसी के शासनकाल में यानी कि धननंद के शासन के समय ही सिकंदर का भी भारत पर आक्रमण होता है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब होता है? 326 ईसा पूर्व में। देख लीजिए जिसके बीच में आ रहा है ना। 344 से 322 ईसा पूर्व तक तो मगध साम्राज्य का शासन रहा है। और 326 में क्या करता है? नंद वंश यानी कि जो 326 में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और वह आक्रमण किया था धननंद के शासन के टाइम, जो कि अंतिम शासक था नंदवंश का। नंदवंश का अंतिम शासक जो है धननंद को जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने यानी कि चाणक्य या कौटिल्य की मदद से इसको हरा दिया था। और नंद वंश के बारे में धननंद की और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी आपको पता होगी कि किसी प्रकार से किसी कारण जो था धननंद ने चंद्रगुप्त चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य, जिनकी अपनी पुस्तक पढ़ेंगे कौटिल्य जो है, जिसमें मौर्य युग का जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चाणक्य के बारे में, चाणक्य के इन्होंने किसी प्रकार से अपमान कर दिया था। तो चाणक्य को बात बहुत बुरी लगी थी, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि जो मगध साम्राज्य से नंद वंश यानी कि धननंद को समाप्त करके रहेंगे। धननंद जो था अंतिम शासक था। और फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, उसको शिक्षा दीक्षा दी और फिर उसको युद्ध में उतारा। और युद्ध में उतरते ही चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धननंद को पराजित किया और मगध साम्राज्य पर एक नए वंश यानी कि मौर्य साम्राज्य का यहाँ पर उत्पत्ति हुई, या मौर्य साम्राज्य की इसने यहाँ पर स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उससे अनुसार जो था इसने यानी कि जो धननंद जो था इसने कलिंग को भी जीता था। और कलिंग में इसने क्या किया था, वहां पर जो नहरों का निर्माण, सिंचाई और कार्य व्यवस्था के लिए भी इसने यहाँ पर व्यवस्था की थी कलिंग में। ठीक है, तो ये था आपके पास मगध साम्राज्य का पहला जो हमारे पास रहा है। और जो यानी कि मगध साम्राज्य जो हमारा स्टार्टिंग रहा है, जहाँ पर हमने 3 वंश के बारे में पढ़ा। एक तो हमने शिशुनाग वंश पढ़ा, नंद वंश पढ़ा और हर्यक वंश के बारे में पढ़ा। ठीक है, सारे वृहदत्त वंश भी यहाँ पे आता है। तो इसके साथ हम यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे यहाँ पे प्राचीन भारत का जो हम आक्रमण पढ़ेंगे, जो यानी कि प्राचीन जो यानी कि जो भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, जैसे सिकंदर ने आक्रमण किया था, ईरानी जो आक्रमण होता है, ठीक है, और यूनानी आक्रमण होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो गया है, थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।